नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं निखिल केसरी आप सभी लोगों के लिए पुनः हाजिर हूं यहाँ पास उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए जो संवैधानिक पदों की नियुक्ति, अवधि, योग्यता और उन्हें हटाने की प्रक्रिया के बारे में चल रही है। पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, कार्यकाल के बारे में और हटाने की प्रक्रिया में चर्चा की थी कि उनमें संवैधानिक और व्यवहारिक प्रावधान किस प्रकार से होते हैं। आप सभी को इस वीडियो में निर्वाचन आयोग और जो लोक सेवा आयोग होता है उनके बारे में प्रावधान देखने को मिलेगा कि उनकी संरचना क्या होती है, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, योग्यता के संबंध में क्या प्रावधान है, उनका कार्यकाल क्या है और उन्हें हटाने की कौन सी प्रक्रिया यहाँ अपनाई गई है। वीडियो सेम फॉर्मेट में होगा, आप इसे तेजी से भी देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम आपका क्या है, बहुत पास आ चुका है। तो हम जहां जितना हो सके कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ऐसे संवैधानिक पदों के बारे में हमेशा बच्चों को या अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन रहता है। उन सभी कंफ्यूजन को हम यहाँ दूर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। आगे बढ़ने से पहले बैच का कुछ प्रमोशन है यहाँ पर कि 15 तारीख को एसआई का जो बैच चालू हो रहा है ना। हमारा जो एसआई मेंस को लेकर बैचेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। एक तो फुल भी हो चुका है, दूसरी बैच ये शुरुआत हो रही है और तीसरा भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि ये हेड ऑफिस में भी होगा और उसके साथ साथ हमारी जो नई ब्रांच है सिटी प्लाजा वहां भी होने वाला है। और दोनों के लिए जो टाइमिंग होगी वो होगी शाम को 5:30 से 8:30 बजे, ताकि जो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं सुबह उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध रहे। बाकी जो शाम को करते हैं उनके लिए सुबह बैचेस चल रही हैं। इसमें सुविधाएं क्या मिलने वाली हैं, तो आपको क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा, ऑनलाइन क्लास भी मिलेगा और हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। आपको उसी में टेस्ट भी कवर कराया जाएगा और संपूर्ण सिलेबस का क्या होने वाला है, तैयारी होने वाला है। तो आप इस सुविधा का लाभ उठाइए और जल्दी से जल्दी आप अपना यहाँ पर सीट सिक्योर कीजिए। फिर यहाँ पर अगला सीजीपीएससी मेंस को लेकर उड़ान आईएएस एकेडमी के पास एकदम अलग से प्लान है। उसी प्लान को लेकर हम लोग आपसे 17 फरवरी को एक बैच आरंभ करने वाले हैं और ये जो बैच होगी वो हेड ऑफिस और नई ब्रांच दोनों जगह चालू होने वाली है। हेड ऑफिस में आपको ये सुबह की बैचेस मिलेंगी, सुबह 7:30 से लेकर 10:30 11:30 बजे तक। और नई ब्रांच जो कि सिटी प्लाजा में है वहां आपको ये शाम को मिलेगा 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो ये हमारे सीजीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स को लेकर होगा। जो अभ्यर्थी अभी सीजीपीएससी प्री दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हम इसमें एक सिस्टमेटिक तैयारी कराएंगे और आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि पहला होगा निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन करने की प्रावधान करता है कि अगर भारत में अगर निर्वाचन होने वाला है तो उसका अधीक्षण करना, सुप्रिंटेंडेंट करना, उसका निर्देशन करना अर्थात डायरेक्शन करना, नियंत्रण अर्थात कंट्रोल करने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसमें बताया गया है कि संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराना है इनको। फिर प्रत्येक राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदन, यदि विधानसभा है तो उसका और विधान परिषद है तो उसका भी, तो इन दोनों का चुनाव कराने के लिए है ना। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति और राज्यपाल, एक सेकंड ना, ये थोड़ा सा सेटिंग हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव कराना है। मतलब यहाँ टोटल 6 व्यक्तियों का इनको चुनाव कराना है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए किसका गठन किया गया है, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अब इसके सदस्यों की बात कर लेते हैं कि कैसे इसके सदस्य आते हैं। पहली बात तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग में जितने भी लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, तो सर्वप्रथम केवल एक ही व्यक्ति था यहाँ पास। ये एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था। कब से कब तक, 1950 से लेकर 15 अक्टूबर सन 1989 तक ये एक सदस्यीय निकाय था। और आगे बढ़ेंगे तो 16 अक्टूबर से लेकर 89 से लेकर यहाँ 1990 तक आपको 3 सदस्यीय मतलब बहुसदस्यीय निकाय हो गया। फिर 1990 से लेकर 1993 तक फिर से ये एक सदस्यीय है और अक्टूबर 1993 से लेकर अब तक ये बहुसदस्यीय निकाय है। अर्थात यहाँ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देन इसके बाद 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जब भी ये बहुसदस्यीय होता है तो यहाँ एक हेड हमको बनाना पड़ता है। अगर एक सदस्य है तो कोई हेड, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन अगर बहुसदस्यीय है तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसकी क्या होती है, संरचना होती है। निर्वाचन आयोग इनका चुनाव कराता है और इनकी संरचना ये हुई। और नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल। याद रखिएगा दोस्तों कि निर्वाचन आयोगों में
या निर्वाचन आयोग में जब आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है तो किसे करें इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। यहां पास उनकी क्या योग्यता होगी संविधान उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं करता है। और उसके साथ साथ जब उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उनका कार्यकाल क्या होगा इसके बारे में भी संविधान कोई प्रावधान नहीं करता है। लेकिन कार्यकाल यहां पर संसद ने कानून बनाकर डिसाइड किया है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हम क्या करेंगे, है ना, इनको रखेंगे। लेकिन इसका कभी पालन होता है, कभी नहीं होता है। चूंकि संविधान मौन की स्थिति में है, मतलब संविधान कोई प्रावधान करता नहीं है, तो संसद ने प्रावधान किया है और संसद इसे मॉडिफाई भी करते रहती है। कई बार हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में निर्वाचन आयोग के आयुक्तों के कार्यकाल के बारे में कई बार टकराव उत्पन्न हो चुका है। तो ये दोनों प्रोविजन आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ संविधान में और क्या नहीं मिलेगा, आपको निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनकी जब सेवानिवृत्ति हो जाती है तो वो जब अपना रिटायरमेंट लेने के बाद क्या वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता। और जब कुछ नहीं कहता इसका मतलब ये है कि ये सेवानिवृत्ति के पश्चात, मतलब उसके बाद भी सरकार के अन्य पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात आयुक्तों को भारत सरकार की अन्य नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। अगर नहीं होने देते तो फिर रोक लगा देते। फिर ये पद प्रसाद पर्यंत नहीं है। प्रसाद पर्यंत का मतलब दोस्तों ये होता है कि इन्हें आप इतनी आसानी से या फिर कोई एकदम नॉर्मल प्रक्रिया से नहीं हटा सकते हैं। इन्हें हटाने के लिए कोई एक विशेष प्रक्रिया बताई गई है संविधान में, उस विशेष प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है पद कि आप इसे कभी भी खत्म कर देंगे। फिर त्यागपत्र किसे देंगे, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा अगर ये त्यागपत्र देना चाहते हैं। बाकी सेवा शर्तें क्या होंगी, नियम क्या होंगी, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कैसे, जो संसद विधि के अनुसार उन्हें निर्धारित करने के लिए कहेगी। तो यहाँ पास कार्यकाल के बारे में कुछ इस प्रकार से प्रावधान है और योग्यता के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। फिक्स कार्यकाल के बारे में भी प्रावधान नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना है। पद प्रसाद पर्यंत नहीं है। ये दोनों प्रोविजन आपको संविधान में मिलेगा, ये दोनों मिलेगा संविधान में और ये भी मिलेगा संविधान में। तो इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान और अन्य प्रावधान आपके पास रखा गया है। फिर हटाया कैसे जाता है, तो यहाँ पास 3 लोग हैं अगर आप ध्यान दें, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं रीति उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति या आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने डिटेल एनालिसिस किया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 4 और उसके 5 के तहत हटाया जाता है। सेम किसको हटाया जाएगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। मतलब वही सिद्ध कदाचार और उसके साथ असमर्थता आधार बनेगा। बाकी लोकसभा राज्यसभा जहां बिल लेकर आना चाहो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर संविधान में प्रादेशिक आयुक्तों के बारे में भी बताया गया है कि प्रादेशिक आयुक्त होंगे भाई। अब देखो ऐसा नहीं होता एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। इसके साथ साथ जब राज्यों में चुनाव होगा तो इनके द्वारा एक निर्वाचन प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। जब राज्यों में क्या होगा, चुनाव होगा, किसका चुनाव होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पास ध्यान दीजिएगा संविधान में लिखा क्या हुआ है। कई लोग ना गलत कर देंगे, यहां पास राज्यसभा को भी ऐड कर देंगे, लेकिन राज्यसभा का प्रावधान संविधान में नहीं है। मतलब प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी निर्वाचन आयोग की सलाह पर। कब कौन सा चुनाव होगा, तो यहां पर जब लोकसभा का चुनाव होगा उस राज्य में, या फिर उस राज्य के विधानमंडल का चुनाव होगा। विधानमंडल में विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है। तो विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, विधान परिषद का प्रथम चुनाव और हर 2 साल के बाद होने वाले चुनाव के लिए आप क्या करेंगे, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। और जब प्रादेशिक आयुक्त का नियुक्ति किया जाएगा तो क्या कोई योग्यता के बारे में प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। जब आयोग का ही नहीं है तो इनका कहां से होगा। क्या कार्यकाल है, बिल्कुल नहीं है। यहां बस ये कहा गया है बस संविधान में कि प्रादेशिक आयुक्तों को सिफारिश के माध्यम से ही हटा देंगे आप। बस सिफारिश लगेगी हटाने के लिए, किसकी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर प्रादेशिक आयुक्तों को हटाया जाता है। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है इनको भी सेम, इनको भी केवल सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। याद रखिएगा, कौन सिफारिश करेंगे, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिफारिश करने वाले हैं। तो उनके सिफारिश पर ही इन्हें क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग का हमने संरचना देखा, उसमें आयुक्तों का प्रावधान देखा, प्रादेशिक आयुक्त के बारे में भी देखा, उनकी योग्यता के बारे में देखा, कार्यकाल के बारे में देखा और हटाने की प्रक्रिया भी देखी। अब आगे बढ़ते हैं। आयोग, कौन सा आयोग, लोक सेवा आयोग।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है, इसीलिए एक टेबल फॉर्म में बना दिया गया है ताकि आप सभी को एक टेबल के फॉर्म में ये बिल्कुल याद रहे लोक सेवा आयोग के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो भी हमारा जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये सब जो पद होते हैं, या फिर आजकल तो ग्रुप डी का भी पेपर लेने लग गया, पीएससी हमारा ले रहा है, ठीक है। तो निर्वाचन यहाँ पर जो पदों की भर्ती होती है, उस भर्ती प्रक्रिया में पेपर लेने के लिए एक आयोग का निर्माण कर दिया गया है। आर्टिकल 315 कहता है कि हमारे संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो केंद्र के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें ना एक साथ अपना पीएससी बनाना है, इनको एक साथ रखना है, तो बोले बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन बनाएगा? संसद। संसद विधि के माध्यम से यहां लोक सेवा आयोग का निर्माण करेगा बहुत सारे राज्यों के लिए एक साथ, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग इसका नाम रखा जाएगा। और संयुक्त लोक सेवा आयोग का निर्माण संसद ने विधि के द्वारा किया है। संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा संविधान के द्वारा निर्मित किए गए हैं, संयुक्त लोक सेवा संसद के द्वारा विधि से निर्मित किया गया है। इसीलिए संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय होगा, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग एक सांविधिक निकाय होगा, क्योंकि उसका निर्माण संसद ने विधि के माध्यम से किया है। सांविधिक की बात कर रहा हूं, गैर संवैधानिक की बात कर रहा हूं मैं। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग संसद बनाएगा, लेकिन इसके लिए राज्यों को अपने विधानमंडल में एक संकल्प पारित करना होगा। संकल्प पारित करके वो ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों आयोगों का निर्माण हो गया। अब इसमें सदस्य कैसे होंगे? तो ये आर्टिकल 315 ही बताता है कि इसमें तो एक अध्यक्ष कंपलसरी है और अन्य सदस्य होंगे। अन्य कितने होंगे इसके बारे में संविधान कोई प्रावधान नहीं करता है। अन्य राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि 5 रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं, 12 रखना चाहते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने सदस्यों की नियुक्ति यहां करना चाहते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। अब आर्टिकल 16 जो कि 316 के बारे में है ना, उसमें नियुक्ति के संबंध में त्यागपत्र और कार्यकाल के संबंध में प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में किसका किसका प्रावधान है? तो नियुक्ति का प्रावधान है, देख लीजिए, योग्यता का प्रावधान है, त्यागपत्र का प्रावधान है और कार्यकाल का प्रावधान है। 315 में गठन है। 315 में केवल क्या मिलेगा आपको? गठन मिलेगा और इसकी संरचना मिलेगी, ये मिलेगा आपको। फिर 317 में हटाए जाने और निलंबन के बारे में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल्स को अलग करना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा इसी प्रकार से। अन्यथा एग्जाम में क्या होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। अब बात करते हैं 316 में नियुक्ति का। तो नियुक्ति यहाँ राष्ट्रपति करने वाले हैं संघ लोक सेवा में, और संयुक्त में भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन अगर राज्य की बात आएगी तो राज्यपाल के द्वारा क्या होंगे? नियुक्त किए जाएंगे। योग्यता क्या है? देखिए, योग्यता के बारे में ना बहुत स्पष्ट रहिएगा। योग्यता बस इतनी कही गई है, यथाशाक्य, यथाशक्त या यथाशाक्य, यहां पास निकटतम आधे सदस्य, निकटतम, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक नहीं, लगभग आधे नहीं, निकटतम आधे सदस्य। शब्दों पर गौर कीजिएगा, संवैधानिक शब्दावली है, इनको लेकर कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है कि लोक सेवा आयोग में यदि सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है तो योग्यता के बारे में क्या प्रावधान है? कम से कम आधे सदस्य 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत होने चाहिए, अधिक से अधिक या लगभग आधे सदस्य या निकटतम आधे सदस्य। आंसर क्या लगाना है? निकटतम आधे सदस्य। याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। निकटतम आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने का उनको क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। देन उसके बाद सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? कि सेवा शर्तें मतलब वेतन, ये सब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मतलब छुट्टियां, वेतन, पेंशन, भत्ते हैं, और कब अवकाश ले सकते हैं, कब नहीं, ये सब होता है सेवा शर्तों में आता है। कब इनका पैसा बढ़ाया जाएगा, है ना, महंगाई भत्ता जैसे होता है, तो ये सब आता है। तो ये राष्ट्रपति राज्यपाल डिसाइड करेंगे। सेम चल रहा है, राष्ट्रपति राज्यपाल। त्यागपत्र राष्ट्रपति और राज्यपाल को देंगे। कार्यकाल दिया गया है संविधान में, बिल्कुल 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। लेकिन संघ लोक सेवा में 65, संयुक्त में 62 और राज्य में कितना हो जाएगा? 62। दोनों में से जो पहले हो जाए, मतलब अगर कोई व्यक्ति 61 साल में बनता है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, कोई 55 साल में बैठता है, तो फिर ये केवल 4 साल तक बैठेंगे क्योंकि 65 पूरा हो जाएगा। ये केवल 61 साल तक बैठेंगे क्योंकि 6 पूरा हो जाएगा। दोनों में से जो पहले पूरा होगा उसके ऊपर बात हो रही है। तो 6 65, 6 62, 6 62 होगा।
निलंबन निलंबन करने की यहाँ और हटाए जाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्य के केस में निलंबन राज्यपाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कैसे होता है कि जब कभी हम अध्यक्ष को या सदस्य को हटाने की मांग करते हैं कि लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को हटाइए, हटाएगा कौन? तो आंसर लगाना है राष्ट्रपति। तीनों में राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन हटाने के समय जांच चल रही होती है ना, तो जांच के दौरान निलंबित करने का भी अधिकार होता है कि अगर किसी अध्यक्ष या सदस्य को हटाए जाने की प्रक्रिया के ऊपर जांच चल रही है तो जांच के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। कौन करेगा निलंबित? तो संघ के केस में राष्ट्रपति, संयुक्त के केस में राष्ट्रपति और राज्य के केस में कौन करेगा निलंबित? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पढ़ते हैं, कुछ प्रावधान है इसके बारे में कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यदि दो या दो से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग की मांग करें तो संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकता है, अर्थात यह एक सांविधिक आयोग है। राज्य द्वारा इस आशय का संकल्प अपने राज्य के विधानमंडल में पारित करना होगा। एक संकल्प पारित करना होगा सभी राज्यों को, देन उसके बाद यह कार्यवाही आगे चलेगी। हटाए जाने की प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 117 पर। संघ, संयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार के आधार पर, और कोई आधार नहीं बनता है दोस्तों, केवल कदाचार के आधार पर इन सदस्यों को या अध्यक्ष को हटाया जाएगा। चाहे कोई भी पीएससी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के पीएससी के अध्यक्ष या सदस्य हो, चाहे मध्य प्रदेश के पीएससी के अध्यक्ष या सदस्य हो, चाहे यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष हो, या फिर संयुक्त पीएससी के सदस्य या अध्यक्ष हो, यहाँ कोई भी हो सकता है। कदाचार की जांच कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। याद रखिए, कदाचार की जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी कि वो जैसा रिपोर्ट देंगे कदाचार के ऊपर आपको वो मानना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ ये भी बताया गया कि क्या केवल कदाचार से ही हटाएंगे? नहीं, कदाचार के अलावा भी तरीका है हटाने का कि हम बिना जांच के भी इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया बता दिया गया है कि वो दिवालिया घोषित हो जाने चाहिए। न्यायपालिका ने उन्हें क्या घोषित किया है? दिवालिया। यदि वो कहीं बाहर से वेतन के नियोजन में लगे हुए हैं, सवेतन नियोजन में लगे हुए कार्य कर रहे हैं, आयोग का वेतन कहीं और से भी उठाना है, नियोजन में लगे हो तब, या फिर राष्ट्रपति को लगता है, उन्हें समझ में आता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो चुके हैं? असक्षम हो चुके हैं, देन उन्हें क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। फिर यहाँ पर बताया गया कि राष्ट्रपति संघ और संयुक्त लोक सेवा आयोग के तथा राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को जांच के दौरान क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग के संरचना के बारे में, नियुक्ति के बारे में, कार्यकाल के बारे में, योग्यता के बारे में और हटाए जाने के बारे में हमने प्रावधान देख लिया। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है या संविधान में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, और उसके साथ साथ अन्य व्यवहारिक प्रावधानें भी क्या चल रही हैं। इसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से, ऐसी आशा हम कर सकते हैं। आपका जो आगामी एग्जाम है सीजीपीएससी प्री का 2022 का, जो कि अभी होने वाला है, वो बहुत अच्छे से जाए, इसी आशा के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।